बहुत स्ट्रेस में रहते हैं या बहुत स्मोक करते हैं या आपकी डाइट अच्छी नहीं है, तो वो हेयर फॉल बहुत जल्दी और बहुत ही स्ट्रेसफुल हेयर फॉल होता है। अचानक आप देखेंगे कि ऑल ऑफ अ सडन बिल्कुल गुच्छे के गुच्छे बाल निकल रहे हैं और ऐसा महसूस होगा जैसे 10 दिन के अंदर आपके सारे बाल चले जाएंगे, आप पूरे गंजे हो जाएंगे। मोर देन 90% मेल्स जिनको हेयर फॉल होता है दैट इज़ ड्यू टू जेनेटिक्स। हमारे ही जीन्स या हमारे ही हार्मोन्स की वजह से वो हेयर फॉल होता है। वहीं फीमेल्स में आपका लाइफस्टाइल, आपकी डाइट, आपका स्ट्रेस लेवल, आप कुछ और मेडिकेशंस ले रहे हैं जिसकी वजह से भी हेयर फॉल बढ़ सकता है, या आपका कुछ आदिवासी ऑयल, जमाल घोटा वाला ट्रीटमेंट या जड़ी बूटी वाला, ये कितना कारगर साबित होता है सर? ये सारे ट्रीटमेंट जितनी जल्दी वायरल होते हैं उतनी जल्दी गायब भी हो जाते हैं। किसी भी तरह का हेयर ऑयल टिल डेट हेयर फॉल में कारगर नहीं है। कुछ देसी नुस्खे हैं जो थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, बट ये ट्रीटमेंट नहीं है। पैराबेन्स एंड सल्फेट फ्री शैम्पू यूज किए जाने चाहिए, इस पे क्या टेक है सर आपका? इन जनरल पैराबेन्स और सल्फेट वाले शैम्पू ज़्यादा कारगर हैं। पैराबेन्स और सल्फेट कोई जहर नहीं है। सल्फेट एक डिटर्जेंट है जो आपके स्कैल्प को, आपके बालों को क्लीन करता है। कुछ लोग होते हैं जिनको इन दोनों चीज़ों से डॉक्टर साहब, शैम्पूज के लिए कहा जाता है कि ये इंडियन वेदास के ओरिजिन से इंस्पायर्ड है। शैम्पू जो वर्ड है वो इंडियन वेदा से आया है, जिसका असल वर्ड, अगर हम सोचते हैं कि हम सर पे शैम्पू लगाएंगे और विटामिन बालों के अंदर चला जाएगा और वहाँ से उनको हेल्प देगा, तो वो एब्सोल्युटली मिथ है। हेयर फॉल है वो जो हमारा क्राउन एरिया है या फ्रंट एरिया है उसी से क्यों जाता है? पीछे तो हमारा बच जाता है बेल्ट। दैट इज़ वेरी Good morning, viewers. Welcome to the another episode of Dermadocs powered by Outbloom Clinics. ये हमारा एक YouTube चैनल है जहां हम आपको बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छी और बिल्कुल सही जानकारी देने की कोशिश करते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए हम आज दोबारा से डॉक्टर अखिलेश के साथ में यहाँ अवेलेबल हैं। जैसा कि आपको याद होगा, पिछली बार हम लोगों ने जो अपना पॉडकास्ट वीडियो रिलीज़ किया था, इसमें हमने डॉक्टर अखिलेश के साथ डिस्कशन करते हुए बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सटीक जानकारी ली थी विद रिस्पेक्ट टू स्किन। किस तरीके से हम वो प्रोसीजर्स कर सकते हैं, कैसे हम अपनी स्किन को और बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ साथ हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड भी कुछ बहुत ही कम डिस्कशन हुआ, जो हमें ऐसा लगा, जिसकी कम डिस्कशन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ शब्द वो इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज हमें लास्ट पॉडकास्ट रिलीज़ होने के बाद जो बहुत सारे इनपुट्स मिले हैं, लोगों ने तारीफ़ तो बहुत की कि डॉक्टर अखिलेश ने बहुत अच्छी जानकारी दी, उससे उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। विजिट्स भी उन्होंने काफ़ी करी आउटब्लूम क्लिनिक्स पे जाके। बट एक चीज़ जो हमें लगा कि लोगों का कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और बहुत ज़्यादा उनका एक सवाल था कि हेयर ट्रांसप्लांट पे आप कुछ और डिटेल जानकारी हमें प्रोवाइड कराएं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए हमने आज वापस से डॉक्टर अखिलेश से एक समय लिया है और हम आप लोगों के सामने अवेलेबल हैं। सो आप सबके बिहाफ पे और हमारे बिहाफ पे, स्टूडियो के बिहाफ पे, आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर अखिलेश वंस अगेन। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। थैंक यू सागर, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर। सर मैं बिल्कुल सीधे मुद्दे पे आता हूँ बिकॉज बहुत सारे व्यूअर्स इन सवालों के जवाबों का इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से। सर, हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर काफ़ी सारी मिथ्स बनी हुई हैं, काफ़ी सारे सवाल हैं, काफ़ी लोग अपने आइडियाज़ बोलूँ या अपने परसेप्शन बोलूँ, इसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें पूछते रहते हैं, बताते भी रहते हैं। कोई आदिवासी ऑयल को लेकर कुछ कहता है, कोई स्ट्रेस को लेकर कुछ कहता है, कोई पानी को लेकर कुछ कहता है। तो सर, इन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपसे जानना चाहता हूँ, शुरू से शुरू करते हैं सर, बेसिक से शुरू करते हैं। हेयर फॉल होता कैसे है सर? देखिए, हेयर फॉल की मल्टीपल वजह हैं। अगर हम ग्रॉसली बात करें तो मेल्स और फीमेल्स में हेयर फॉल के रीजंस भी अलग अलग होते हैं। तो अगर हम मेल्स की बात करें तो मोर देन 90% मेल्स जिनको हेयर फॉल होता है दैट इज़ ड्यू टू जेनेटिक्स। तो जिसे हम कॉमनली बोलते हैं मेल पैटर्न बॉल्डनेस, या टेक्निकली बोलते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। तो एंड्रोजेनेटिक मतलब एंड्रो और जेनेटिक, जीन्स एंड हॉर्मोन्स। तो हमारे ही जीन्स या हमारे ही हॉर्मोन्स की वजह से वो हेयर फॉल होता है और एक स्पेसिफिक पैटर्न में हेयर फॉल होता है। तो मेल्स में मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ जेनेटिक्स एंड हॉर्मोन्स। वहीं फीमेल्स में मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ अगेन जेनेटिक एंड हार्मोनल। बट कुछ कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स डेफिनेटली हो सकते हैं, जैसे कि आपका लाइफस्टाइल, आपकी डाइट,
आपका स्ट्रेस लेवल, आप कुछ और मेडिकेशंस ले रहे हैं जिसकी वजह से भी हेयर फॉल बढ़ सकता है, या आपका कुछ एनवायरमेंटल चेंज या कुछ सडन हार्मोनल शिफ्ट्स जो भी हेयर फॉल को ट्रिगर कर सकते हैं। बट मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ जेनेटिक एंड हार्मोनल। और जिस तरह से कई बार आप सुनेंगे कि मेरी जगह चेंज हो गई तो मेरा हेयर फॉल हुआ, या मेरे यहाँ पानी हार्ड आता है तो मेरे यहाँ हेयर फॉल हो गया है, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत है। मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ नॉट एक्सटर्नल, इट इज़ इंटरनल। डॉक, हेयर फॉल का मेन रीज़न क्या है, जेनेटिक और लाइफस्टाइल? मेन रीज़न इज़ डेफिनेटली जेनेटिक। 90% हेयर फॉल इज़ जेनेटिक, Okay. बट 10% लाइफस्टाइल रोल प्ले करती है, ना कि डायरेक्ट हेयर फॉल में, बट एग्रेवेटिंग द एक्चुअल कंडीशन। Okay. तो अगर आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं हेयर फॉल के लिए, तो और आप साथ में बहुत स्ट्रेस में रहते हैं या बहुत स्मोक करते हैं या आपकी डाइट अच्छी नहीं है, तो वो हेयर फॉल बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा लेवल पे होगा। तो मेन रीज़न 90% जेनेटिक, 10% कंट्रीब्यूशन फैक्टर इज़ लाइफस्टाइल। जिसमें हमारा स्मोकिंग आ गया, और जो आपने डाइट से रिलेटेड चीज़ें बताई ये अनइवन हो रही हैं, स्ट्रेस लेवल हो गया, ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करेंगी हमारे लाइफस्टाइल में। यस, एग्जैक्टली। अभी अभी जैसा आपने बताया कि स्ट्रेस जो है वो कंट्रीब्यूट करता है हेयर फॉल में। काफ़ी लोगों से जो मेरी बातचीत हुई, मुलाकात हुई, व्यूअर्स के बहुत सारे सवाल आए, उनमें स्ट्रेस एक कॉमन पॉइंट निकल के आता है। आपने भी ये चीज़ बोली। सर, क्या है ये स्ट्रेस और किस तरीके से ये कंट्रीब्यूट करता है, थोड़ा सा इस पर डिटेल हम जानना चाहेंगे। देखिए, स्ट्रेस दो तरह का होता है, एक जी। फिजिकल स्ट्रेस, एक मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस जैसे आप बहुत ज़्यादा टेंशन में है, वर्क प्रेशर है, या कोई इमोशनल कंडीशन या साइकोलॉजिकल कंडीशन जिससे आपको स्ट्रेस है। जी। और दूसरी वजह फिजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस का मतलब कोई एक्यूट सडन इलनेस, जैसे कि आपको चिकनगुनिया हुआ, डेंगू हुआ, कोविड हुआ, टाइफाइड हुआ, जॉन्डिस हुआ, या इवन प्रेगनेंसी के बाद। तो ये दोनों ही फैक्टर्स स्ट्रेस के, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल, ये आपके हेयर फॉल को ट्रिगर करते हैं। ओके। तो सपोज़ आपको आज बीमारी हुई है कोई, तो आज वो हेयर फॉल नहीं होगा, वो हेयर फॉल होगा आज से 2 महीने बाद। रीज़न सिंपल। पहली वजह, जब हमारी बॉडी बीमारी से फाइट कर रही होती है तो ज़रूरी जगहों पे वो सारा न्यूट्रिशन और सारा फोकस डालती है। तो क्योंकि बाल गैर ज़रूरी चीज़ है, तो उस टाइम उनकी ग्रोथ हैम्पर होती है। बाल की लाइफ साइकिल ऐसी होती है कि वो 2 से 3 महीने बाद शेडिंग फेज़ में जाता है और फिर वापस से ग्रो करता है। तो जो बीमारी के समय हमारा बाल बना वो वीक था, और 2 महीने बाद वो सारा शेड हुआ और शेड होकर नया बाल आ गया। ये बहुत ही स्ट्रेसफुल हेयर फॉल होता है। अचानक आप देखेंगे कि ऑल ऑफ अ सडन बिल्कुल गुच्छे के गुच्छे बाल निकल रहे हैं, और ऐसा महसूस होगा जैसे 10 दिन के अंदर आपके सारे बाल चले जाएंगे, आप पूरे गंजे हो जाएंगे। बट ये कंडीशन टोटली रिवर्सिबल है, सेल्फ लिमिटिंग है। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं भी लेंगे तो भी ये सारे बाल वापस आ जाएंगे। तो स्ट्रेस कंट्रीब्यूट्स टू हेयर फॉल, इट कैन ट्रिगर हेयर फॉल, बट इट इज़ नेवर द मेन रीज़न ऑफ हेयर फॉल। सर, हैविंग सेड दैट, क्या ये चीज़ मेल और फीमेल दोनों में बिल्कुल कॉमन है? अगर मैं फीमेल का, जैसा आपने बोला प्रेगनेंसी वाली चीज़ अगर मैं साइड में रख दूं, तो बाकी सारे फैक्टर्स क्या मेल फीमेल दोनों में बिल्कुल कॉमन जाते हैं? एग्जैक्टली सेम, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। और सबसे ज़्यादा फीमेल्स हमारे पास जो आती हैं वो पोस्टपार्टम, मतलब डिलीवरी के 2 या 3 महीने बाद आती हैं और बहुत स्ट्रेस में आती है। तो प्रॉब्लम ये है कि वो स्ट्रेस जिसने हेयर फॉल बढ़ाया था, अब उस हेयर फॉल का स्ट्रेस हेयर फॉल को और बढ़ाता है। तो इसमें मेन ट्रीटमेंट अगेन यही है कि आप उसका स्ट्रेस ना लें, वो अपने आप ही ठीक हो जाता है विदाउट अ सिंगल मेडिकेशन। कई बार आप देखेंगे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे हेयर फॉल हो रहा था, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, कोविड के बाद हेयर फॉल हुआ और उसके बाद हमने ये तेल लगाया या ये आयुर्वेदिक दवाई ली और हमारा हेयर फॉल ठीक हो गया। बट ट्रूथ ये है कि वो दवाई नहीं लेते तो भी वो हेयर फॉल ठीक होना ही था। सर, ये आदिवासी ऑयल, जमाल घोटा वाला ट्रीटमेंट या जड़ी बूटी वाला, इसमें ये कितना कारगर साबित होता है सर, हेयर फॉल को रोकने के लिए, हेयर बढ़ाने के लिए? देखिए, ये सारे ट्रीटमेंट जितनी जल्दी वायरल होते हैं उतनी जल्दी गायब भी हो जाते हैं। सही कहा। किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना बहुत ईजी है। आप कुछ इन्फ्लुएंसर्स को लाइए, उसकी मार्केटिंग कीजिए, जल्दी से सामान बेचिए और निकल जाइए। राइट। ये एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, बट ये ट्रीटमेंट नहीं है। Okay. किसी भी तरह का हेयर ऑयल टिल डेट हेयर फॉल में कारगर नहीं है। अच्छा। ना कि जमाल गोटा ही कोई असर लाएगा आपके हेयर फॉल में। कुछ देसी नुस्खे हैं जो थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, बट ये ट्रीटमेंट नहीं है। ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है, और ये एक बिजनेस मॉडल है। जल्दी से अपना सामान को वायरल कीजिए, उसको बेचिए और गायब हो जाइए। सर, आपने जैसे अभी बताया कि ये सब चीज़ें जो जड़ी बूटियां हैं या जो हमारा जमाल घोटा वाला जो ट्रीटमेंट है, उन सब चीज़ों से ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट नहीं आता, तो ऐसा क्यों हो रहा है सर कि इसकी इतनी हाइप क्रिएटेड है और लोग लाइनों में लग लग कर जो है वो मतलब
बुरी तरीके से पीछे ही पड़ रहे हैं कि नहीं अब आप ही हैं बस जो सर पे कुछ ऑयल लगाएंगे हमारे या कुछ मंत्र फूकेंगे और अचानक से हमारे बाल जो है वो उग जाएंगे या जितने हैं वो सेफ रहेंगे, ये सब चीज़ें क्यों हैं सर? देखिए, कॉमन मेंटालिटी है कि लोगों को लगता है कोई आसान और सस्ता या फ्री का तरीका अगर वो मिल जाए और हमारा इलाज हो जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। जब वो जमाल गोटा या जो भी दवाई लगाते हैं जिसके लिए कैंप्स लगते हैं, लोग लाइन लगा के दूर दूर से आते हैं उनके पास, बट उनमें से किसको कितना रिजल्ट मिला वो हमें नहीं पता है। सेकेंडली, कोई भी ऐसी चीज़ जो सर पे लगाई जाएगी जिससे इरिटेशन होगा, हाँ, वो थोड़ा सा हेयर फॉल को डेफिनेटली इम्प्रूव करती ही है। अच्छा, ओके। उस थोड़े से इम्प्रूवमेंट को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखा के आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है कि वो एक चमत्कार है। एक ट्रीटमेंट होता है एलोपेशिया एरेटा जिसमें पैची हेयर लॉस होता है, उसमें वो दवाई काम करती है। कुछ लोग जो उस बीमारी से ग्रसित हैं जिनको एलोपेशिया एरेटा है, उन्होंने वो ट्रीटमेंट लिया, उनके बाल आ गए, तो वो 10 जनों को बताएगा कि मेरे इस ट्रीटमेंट से बाल आ गए। वो 10 लोग फिर पहुंचेंगे वहाँ पे उसी लाइन में लगने के लिए। तो इसके जितने फ़ायदे हैं उससे कहीं ज़्यादा नुकसान है। वो एक इरिटेंट सॉल्यूशन है। बहुत सारे लोग जिनको उसके बाद स्किन पे सीवियर रिएक्शंस हुए हैं, इवन पेशेंट्स हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं, सीवियर एडवर्स रिएक्शन इन देयर आइज़। तो इस तरह का ट्रीटमेंट ये क्लेम करता है जो कि कुछ चमत्कार कर देगा। इसके पीछे कोई भी लॉजिक या प्रूफ नहीं है, ये सब फेक है। सर, आईज पे इफेक्ट जैसा आपने कहा हो रहा है तो डेफिनेटली जो स्किन है हमारी, जो स्कल है हमारा, उन पे भी इफेक्ट आता होगा इन सब चीज़ों का। डेफिनेटली इस तरह का खतरनाक स्किन पे रिएक्शन होता है कि पूरी स्किन बर्न हो जाती है, उसमें ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, उसके बाद स्पॉट्स रह सकते हैं या परमानेंट स्कारिंग भी रह सकती है। तो दिस ट्रीटमेंट शुड बी अवॉइडेड। जब तक आप किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट नहीं करें, इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं लेना है। सर, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, ऑयल लगाना चाहिए फॉर हेयर ग्रोथ या नहीं लगाना चाहिए? ऐसा कोई भी हेयर ऑयल नहीं है जिससे हेयर ग्रोथ होती हो। हेयर ऑयल के कुछ फ़ायदे ज़रूर हैं, बट हेयर ग्रोथ में उसका कोई रोल नहीं है। हेयर ऑयल अप्लाई करना होता है उनको जिनके बाल ड्राई हो या फ्रिजी हो। तो हेयर ऑयल इज़ अ सब्सटीट्यूट टू कंडीशनर। हेयर ऑयल लगाना होता है हमें बालों की लेंथ पे, वो भी शैम्पू करने से 1 या 2 घंटे पहले। हेयर ऑयल एक तरह से आपके बाल को सील कर देता है, उसके अंदर शैम्पू या और डिटर्जेंट जो भी हो अंदर नहीं जाएगा और उस वजह से हेयर को डैमेज कम होगा, बाल शाइनी रहेंगे, बट हेयर ग्रोथ में इसका कोई भी रोल नहीं है। और इनफैक्ट एक प्रॉपर स्टडी हुई है जिसमें ये पाया गया कि सिर्फ एक ही ऑयल है जो बालों के अंदर पेनिट्रेट करता है, विच इज़ कोकोनट ऑयल। तो बहुत महंगे महंगे जो हम ऑयल ख़रीदते हैं, सिर्फ कोकोनट ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो बालों के अंदर पेनिट्रेट करता है और उसको बहुत हद तक फ़ायदा भी देता है, उसको प्रोटेक्ट करने में डिहाइड्रेशन से। और हम अब तक ये सोचते आ रहे थे सर, घर पे हमें इस बात को लेकर डांट पड़ती थी अपनी माता जी से, आज भी पड़ती है कि ऑयल लगाओ नहीं तो बाल गिर जाएंगे। सो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आंसर रहा है मेरे लिए जो आपने बताया कि हेयर ऑयल लगाने से कोई ग्रोथ नहीं होती और ना ही कुछ ऐसा होता है कि वो आपके हेयर फॉल को रोक सकता है। तो सर, क्या ये कहना सही है कि रोज़मेरी ऑयल यूजलेस है? बिकॉज इसको लेके काफ़ी कुछ स्टडीज़ सामने आई हैं अभी। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें रोज़मेरी ऑयल है जिसको क्लेम करते हैं कि विच इज़ इक्वली इफेक्टिव एज मिनॉक्सिडिल। जी। मिनॉक्सिडिल हेयर फॉल की गोल्ड स्टैंडर्ड ड्रग है किसी भी मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में। मिनॉक्सिडिल मेन दवाई होती है। जी। तो एक स्टडी हुई है जिसमें 6 महीना कुछ पेशेंट्स को दिया गया मिनॉक्सिडिल 2% और कुछ को दिया गया रोज़मेरी ऑयल, और दोनों में हेयर ग्रोथ का रिजल्ट एग्जैक्टली सेम मिला। जी। ये एक एक्साइटिंग स्टडी है, बट ये कंक्लूसिव स्टडी नहीं है क्योंकि उस स्टडी में सिर्फ 100 लोगों को यूज़ किया गया था। 100 लोगों का डेटा एक बहुत ही कम डेटा है। बहुत कम है। सेकेंडली, मिनॉक्सिडिल 2% इज़ लेस इफेक्टिव एज कम्पेयर टू मिनॉक्सिडिल 5%, और मिनॉक्सिडिल 5% मेन मेडिसिन है जो कि यूज़ की जाती है। तो अगर हम मिनॉक्सिडिल 5% को रोज़मेरी ऑयल से कंपेयर करें और बहुत सारे लोगों में यूज़ करके देखें तो हो सकता है हमें कुछ एक्साइटिंग स्टडीज़ मिले। डॉक्टर साहब, शैम्पूज़ के लिए कहा जाता है कि ये इंडियन वेदास के ओरिजिन से इंस्पायर्ड है, तो क्या ये शैम्पू भी काफ़ी हद तक हेयर फॉल को कंट्रोल करना या हेयर फॉल की वजह बन सकता है या बनता है कुछ? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? शैम्पू जो वर्ड है वो इंडियन वेदा से आया है जिसका असल वर्ड है चंपू। तो चंपू से बना है शैम्पू। बट शैम्पू जैसा कि प्रमोट किया जाता है कि एंटी हेयर फॉल शैम्पू या विटामिन वाला शैम्पू, Right. तो अगर हम सोचते हैं कि हम सर पे शैम्पू लगाएंगे और विटामिन बालों के अंदर चला जाएगा और वहाँ से उनको हेल्थ देगा, तो वो एब्सोल्युटली मिथ है। क्योंकि शैम्पू आप कितनी देर लगाएंगे, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, उतनी देर में वो स्किन में से एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाएगा और ना उस क्वांटिटी में जिसकी उसकी ज़रूरत है।
अगर आपको कोई विटामिन चाहिए तो आपको खाना पड़ेगा, तब जाके वो आपके बालों तक पहुंचेगा। शैम्पू का काम सिर्फ एक ही है, स्कैल्प और बालों को क्लीन रखना। हम जैसे अपना शरीर धोते हैं वैसे ही हमें अपना सर भी धोना होता है। और शैम्पू एक माइल्ड डिटर्जेंट है, उसका काम है आपके बालों को क्लीन करना, आपके स्कैल्प को क्लीन करना, उसमें से ऑयल, ग्रीस, डर्ट रिमूव करना। इसी तरह से अगर आपको डैंड्रफ है तो आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना चाहिए। अगर आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करेंगे तो वो डैंड्रफ को क्लीन करेगा। बट हेयर ग्रोथ में डायरेक्टली किसी भी शैम्पू या कोई एंटी हेयर फॉल शैम्पू वर्क नहीं करता है। सर एक तो ये है कि शैम्पू, जैसा आपने अभी शैम्पू को पूरा एक्सप्लेन किया, तो शैम्पू कितना फ्रीक्वेंटली करना चाहिए, और क्या रोज़ अगर हम शैम्पू करते हैं तो क्या ये हेयर फॉल का कारण बन सकता है? शैम्पू का रोल सिंपल है, शैम्पू का काम है बाल और स्कैल्प को क्लीन करना जी। पर रोज़ करना है या वीक में एक बार या वीक में 2 बार, दैट डिपेंड्स ऑन योर स्कैल्प कंडीशन। तो सपोज़ आपका कुछ ऐसा काम है जिसमें आपका फील्ड वर्क ज़्यादा है, आपका सन एक्सपोजर ज़्यादा है, धूल मिट्टी ज़्यादा है, तो आपको रोज़ खुद भी नहाते हैं तो सर को भी धोना है, तो रोज़ शैम्पू करना है। बट अगर आपका बहुत ज़्यादा ड्राई स्कैल्प है तो जितना आप शैम्पू करेंगे उतना ड्राइनेस बढ़ेगी, क्योंकि शैम्पू वो ड्राइनेस को एग्रेवेट करता है। तो उस केस में आपको माइल्ड शैम्पू यूज़ करने हैं और वीक में 1 या 2 बार। अगर आपको डैंड्रफ है तो अगेन ऑल्टरनेट डे शैम्पू करने से आपका वो डैंड्रफ क्लियर होगा, तो उस केस में आपको ऑल्टरनेट डे करना है। अगर आप रोज़ जिम जाते हैं और आपको बहुत सेटिंग होती है तो भी आपको रोज़ सर धोना है। हेयर फॉल का शैम्पू से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। उसका रिलेशन है आपके स्कैल्प की क्लीनलीनेस, आपकी स्कैल्प हाइजीन और आपकी स्कैल्प की जो स्किन की कंडीशन है उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो कंट्रोल्ड रहें, इसलिए हमें शैम्पू ज़रूरत के हिसाब से करना होता है। सर आजकल काफ़ी जगह ये सुनने को मिलता है, पढ़ने को भी मिलता है सोशल मीडिया पे कि पैराबेन्स एंड सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ किए जाने चाहिए, इस पे क्या टेक है सर आपका? देखिए, पैराबेन्स और सल्फेट कोई जहर नहीं है जी। पैराबेन्स और सल्फेट है शैम्पू की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। सल्फेट एक डिटर्जेंट है जो आपके स्कैल्प को, आपके बालों को क्लीन करता है। तो जिस शैम्पू में पैराबेन्स और सल्फेट होगा वो एक्चुअली आपके स्कैल्प को ज़्यादा क्लीन करेगा। अच्छा। बट कुछ लोग होते हैं जिनको इन दोनों चीज़ों से सेंसिटिविटी या एलर्जी होती है। अगर आपको पैराबेन्स और सल्फेट से एलर्जी है तो आपको पैराबेन्स फ्री और सल्फेट फ्री शैम्पू ही यूज़ करना चाहिए। सेकेंडली, अगर आपका बहुत ड्राई हेयर है तो भी आपको पैराबेन्स और सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना है। अदरवाइज इन जनरल पैराबेन्स और सल्फेट वाले शैम्पू ज़्यादा कारगर हैं बजाय पैराबेन्स फ्री और सल्फेट फ्री शैम्पू के। जब हम शैम्पू लेने के लिए जाते हैं मार्केट में तो कंडीशनर भी फ्री में दे दिया जाता है कि शैम्पू है तो कंडीशनर भी है, तो क्या इन दोनों को हम सेम कैटेगरी में रख के यूज़ कर सकते हैं? सेम कैटेगरी में रख के इनको देखा जा सकता है? कंडीशनर यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंडीशनर का काम है आपके बालों को डिहाइड्रेशन से बचाना। अच्छा। तो कंडीशनर का काम होता है आपके बालों को वो कोट कर देता है, तो जब भी आप शैम्पू करेंगे उसके बाद कंडीशनर लगाएंगे तो कंडीशनर आपके बालों की आउटर लेयर, जिसे क्यूटिकल बोलते हैं, उसको कोट कर देता है। उसके बाद जब हम कोम करते हैं तो उसमें 3-4 फ़ायदे होते हैं। पहला, आपके बाल उलझते नहीं हैं, और उलझेंगे नहीं तो टूटेंगे भी कम। सेकेंड, वो बालों के अंदर पानी जब जाता है और उसके बाद जितनी बार वापस आता है बालों से बाहर, उतनी बार बाल ब्रिटल और ड्राई होता है। इस वाटर के मूवमेंट को कंडीशनर प्रिवेंट करता है तो बालों का डैमेज कम हो जाता है। थर्डली, आपके बाल थोड़े और स्मूथ और शाइनी और सिल्की हो जाते हैं। बट ये ध्यान रखते हुए कि कुछ लोग हैं जिनको कंडीशनर नहीं यूज़ करना चाहिए। वो लोग जिनके बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल या ग्रीस है, जैसे कि डैंड्रफ प्रोन स्किन है, उनको कंडीशनर यूज़ नहीं करना है। कुछ लोगों की ये बात कही जाती है, सुनी है मैंने, कि हमारे ऑटोमेटिकली बालों में तेल, ऑयल आ जाता है, तो इन लोगों के लिए आप कह रहे हैं कि इनके लिए कंडीशनर जो है वो सेफ़ नहीं है? एक्चुअली ये बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है कि डैंड्रफ इज़ ड्राइनेस, और ड्राइनेस समझ के वो उसके ऊपर तेल लगा लेते हैं कि वो मॉइस्चर आ जाएगा। जबकि एक्चुअलिटी ये है कि वो जो आप डैंड्रफ देख रहे हैं वो नॉर्मल स्किन का ऑयल सिक्रेशन है जो सूख के आपको डैंड्रफ जैसा दिख रहा है। तो ऑयल लगा के आप उसको और डैमेज कर रहे हैं। सिमिलरली कंडीशनर भी वो ऑयलीनेस जो ऑलरेडी स्कैल्प में है, वो कंडीशनर जब स्कैल्प में जमा होगा तो आपके पोर्स को ब्लॉक करेगा और अगेन लीड टू सेकेंडरी इन्फेक्शन या एग्रेसिव सीबोरिक डर्मेटाइटिस भी हो सकता है उस केस में। अच्छा। तो इस तरह के पेशेंट जिनको ज़्यादा ऑयली स्कैल्प है या जिनको डैंड्रफ है, उनको ना ऑयल लगाना है और ना ही कंडीशनर यूज़ करना है। ओके सर, मार्केट में एक नई टर्म भी आजकल यूज़ हो रही है कि हेयर मास्क। तो जब कंडीशनर यूज़ कर लिया तो क्या हेयर मास्क को यूज़ करने की ज़रूरत है? हेयर मास्क इज़ नथिंग बट
एग्रेसिव कंडीशनर। तो अगर आपको और इंटेंस कंडीशनिंग चाहिए तो आपको हेयर मास्क यूज़ करना है। अगर आपके बहुत ज़्यादा ड्राई बाल हैं, बहुत ज़्यादा ब्रिटल बाल हैं या बहुत ज़्यादा उलझते हैं, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग हेयर कंडीशनर आपको हेयर मास्क यूज़ करना है। वो नॉर्मल कंडीशनर से आपको डबल बेनिफिट देगा। तो मास्क इज़ नथिंग बट कंडीशनर विद एडिड स्ट्रेंथ। तो सर कंडीशनर की बात करें या हम मास्क की बात करें, है तो सर ये सब के सब केमिकल्स ही। तो इतने केमिकल्स को अपने बालों में यूज़ करना, क्या ये सही है सर? देखिए, केमिकल फोबिया एक बहुत ही वेग टर्म है। अच्छा। आप पानी पीते हैं वो भी केमिकल है, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपने चारों तरफ देख रहे हैं, वो सब केमिकल है। तो केमिकल का फोबिया नहीं, केमिकल एक ऐसी टर्म बना दी गई कि केमिकल, अगर आप कुछ आयुर्वेदिक भी चीज़ लेते हैं तो वो भी तो किसी चीज़ के केमिकल से ही बना है। तो एवरीथिंग इज़ केमिकल। जो आप यूज़ कर रहे हैं, जिसे अवॉइड करना है, सब केमिकल ही होगा। पर जो आप यूज़ कर रहे हैं वो कितना सेफ़ है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको उसको किस तरह से यूज़ करना है, कितना फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है। तो ये केमिकल फोबिया बिल्कुल गलत चीज़ है। शैम्पू कंडीशनर ज़रूरत है, दे आर रिक्वायर्ड, बस किस तरह का शैम्पू या कैसा कंडीशनर, हाउ फ्रीक्वेंटली टू यूज़, ये इंपॉर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है सर। हेयर ट्रीटमेंट को लेकर तो हमने काफ़ी चर्चा कर ली। अब हम थोड़ा सा हेयर स्टाइलिंग पे भी आते हैं, बिकॉज आजकल यूथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है और इन्फ्लुएंस इन चीज़ों को लेकर। तो ये जो हेयर स्टाइलिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं, या स्ट्रेटनिंग की हम बात करें, या कर्लर्स की हम बात करें, या ड्राई ब्लो की हम बात करें, ये सब चीज़ें कितनी ज़्यादा सेफ़ हैं सर बालों के लिए? एनी काइंड ऑफ हीट विच यू अप्लाई टू हेयर इज़ डैमेजिंग टू योर हेयर। अच्छा। तो किसी भी तरह की हीट हो, चाहे वो ब्लो ड्रायर से हो या स्ट्रेटनर से हो या कुछ सैलून ट्रीटमेंट से या इवन सनलाइट, अगर आप अंडे को गर्म करते हैं तो वो सख्त हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है, क्योंकि उसका प्रोटीन हार्ड हो जाता है। तो सिमिलरली बाल सिर्फ एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है, वो डेड टिश्यू है बट वो प्रोटीन है। तो जैसे ही आप उसको गर्मी देते हैं, उसके प्रोटीन के बॉन्ड्स डैमेज होते हैं, और जितना वो बॉन्ड्स डैमेज होगी उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, और जितनी स्ट्रेंथ कम होगी वो वीक और ब्रिटल होगा, टूटेगा प्लस झड़ेगा। ओके। बाल में और भी मैकेनिकल चेंजेस देख सकते हैं आप इससे, जैसे कि फ्रिजी होना बाल या स्प्लिट एंड्स होना। ये सब आपके इस तरह के ट्रीटमेंट, जैसे हेयर स्टाइलिंग वाले ट्रीटमेंट जिसमें हम हीट यूज़ करते हैं, उन सब से होता है। साथ ही साथ जिस तरह के हम कुछ प्रोडक्ट्स और यूज़ करते हैं, जैसे कि हेयर जेल या हेयर मूव्स, जो कि बालों को स्ट्रेट रखने का काम आता है, वो भी इसी तरह का डैमेज अपने बालों को करते हैं। अगर आपको ये सब करना भी है तो वेरी ओकेजनली, मे बी वंस इन अ मंथ, या किसी पार्टी या ओकेजन में जाने के लिए। बट अब क्योंकि लोग रोज़ ये चीज़ यूज़ करने लगे हैं, तो धीरे 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 आपका बाल डैमेज, वीक और ब्रिटल होगा, एंड इट विल लीड टू पुअर क्वालिटी ऑफ हेयर, और बाल गिरेगा और टूटेगा, दोनों ही होगा। तो सर फिर भी अगर लोगों को ये यूज़ करना है अपने रेगुलर पैटर्न में, अगर इसको लेके आना है, तो किस तरह से करना सेफ़ है सर? देखिए, वैसे तो ये कैसे भी सेफ़ नहीं है, बट अगर आप फिर भी इसे यूज़ करना चाहें तो कुछ हेयर प्रोटेक्टेंट्स होते हैं जी, उसे अप्लाई करने के बाद में अगर आप हेयर ड्रायर या ब्लो ड्राई करेंगे तो कुछ कम डैमेज होगा। ये ज़ीरो नहीं होगा बट कम हो जाएगा। ओके। सेकेंडली, जब आप हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं तो उसका टेम्परेचर आप 100 से 150 के बीच में रखेंगे तो डैमेज कम होगा। ओके। जब भी आपका हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं तो वो कॉमन टेम्परेचर जिस पे वो काम करता है वो है 180 डिग्री से 230 डिग्री का जी। और उस टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा प्रोटीन डैमेज होता है। अच्छा। तो अगर वो टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ये डैमेज भी कम होगा। प्लस जब भी आप इस तरह का कुछ ट्रीटमेंट करें, उसके बाद मेक श्योर कि वो यूज़ जो आपने प्रोडक्ट किया है, जैसे जेल या मूव्स, तो उसको अच्छे से वॉश करके स्कैल्प से क्लीन कर लें, नहीं तो आपकी स्कैल्प की स्किन के पोर्स ब्लॉक करेगा, जिससे आपको और इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरा सवाल इसी पे था डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने पहले इसका जवाब दे दिया। जेल और मूव्स बहुत ज़्यादा आजकल जो है वो एक ट्रेंडी, एक फैशन का वो आइकॉन बन गया है। डेली हम देखते हैं कि यूथ जो है वो जेल और मूव्स को बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करता है। तो ये आपने एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी कि इसको अगर यूज़ कर रहे हैं तो बहुत तरीके से डेली बेसिस पे रेगुलरली इसकी क्लीनिंग भी होनी ज़रूरी है। सैलून्स में जो ये नैनोप्लास्टी और बोटॉक्स और केराटिन यूज़ होते हैं, ये कितने ज़्यादा सेफ़ है, या इनमें से कौन सा ज़्यादा सेफ़ है सर? इसमें ये क्वेश्चन आपने गलत पूछा है। इसमें कोई ज़्यादा सेफ़ नहीं, इसमें कम ख़राब कौन सा है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। ओके सर। तो इन सब में कुछ ना कुछ नुकसान है जी। कुछ इस तरह की ट्रीटमेंट्स हैं जो कम ख़राब करते हैं, उसमें सबसे अच्छा है बोटॉक्स।
बोटॉक्स सबसे कम डैमेजिंग ट्रीटमेंट है। बोटॉक्स वो नहीं जो हम स्किन में इंजेक्ट करते हैं, ये हेयर बोटॉक्स है। ओके। तो सबसे पहले और सबसे कॉमन जो ट्रीटमेंट है और काफ़ी टाइम से चला आ रहा है वो है केराटिन। ओके। तो केराटिन एक्चुअली जो नाम था इनिशियली वो था ब्राज़ीलियन केराटिन ट्रीटमेंट, और ये कई देशों में बैन हो चुका है, कई जगह अभी भी हो रहा है। उसकी वजह ये है कि उसमें इस तरह के केमिकल्स यूज़ होते हैं जिसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। तो वो प्रोडक्ट्स जब बालों में लगाए जाते हैं और उसके बाद उस पर हीट दी जाती है, तो इसमें दो तरह का डैमेज होता है। पहला केमिकल, सेकंड हीट। ये केमिकल जब हीट के साथ रिएक्ट करता है तो एक एल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड गैस रिलीज़ करता है। उसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, आई इरिटेशन। और एक स्टडी में ये भी पाया गया कि जो हेयर ड्रेसर्स ये ट्रीटमेंट करते थे उनको आगे चल के कैंसर्स भी हुए हैं। तो इट इज़ सो डैमेजिंग एंड सो रिस्की। अच्छा। अब ये इस तरह से प्रमोट किया जाता है कि ये एल्डिहाइड फ्री है, लेकिन अगर आप उसके कंस्टिट्यूएंट देखेंगे तो बिना एल्डिहाइड के ये ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता है। तो केराटिन एक डबल डैमेज है, केमिकल का डैमेज प्लस हीट का डैमेज। केराटिन आपके बालों में जो इफ़ेक्ट देता है वो है आपके बालों को स्मूथ कर देता है, स्ट्रेट कर देता है और शाइनी कर देता है। तो लेट्स से आपके बाल फ्रिजी हैं, शाइनी नहीं है, डल दिखते हैं, लस्टरलेस हैं, तो आप हेयर केराटिन करवाते हैं। अगर आपके बाल सिर्फ फ्रिजी हैं, उन्हें स्ट्रेटनिंग की ज़रूरत नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन आता है हेयर बोटॉक्स। हेयर बोटॉक्स इज़ नथिंग बट अ कंडीशनिंग ट्रीटमेंट। तो एक स्ट्रॉन्ग कंडीशनर्स हैं जिसमें कुछ प्रोटीन्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, कोलेजन, पेप्टाइड्स, इस तरह की चीज़ें होती है जो आपके बालों के अंदर जाके उनको स्ट्रेंथ देती है, जिससे बाल थोड़ा मोटा हो जाता है कुछ समय के लिए, कुछ शाइनी हो जाता है क्योंकि उसकी फ्रिजीनेस रिड्यूस हो जाती है और वो बेहतर दिखने लगता है। बट ये ट्रीटमेंट टेम्पररी है, इसका परमानेंट असर नहीं रहता है जी। तीसरी बात करते हैं जो सबसे कॉमनली यूज़ होता है, विच इज़ स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग जी। वो एक एक्सेसिव हीट वाला एक आयरन प्रेस होता है जी, जिसे आप बालों के ऊपर लगा के उसको स्ट्रेट कर देते हैं जी। ये किस तरह से काम करता है, इसके अंदर जो हीट है वो आपके बालों के प्रोटीन बॉन्ड को डैमेज करती है जी। क्योंकि वो प्रोटीन बॉन्ड डैमेज हो जाता है इसलिए बाल सीधा हो जाता है, मगर वो बॉन्ड क्योंकि टूट चुका है इसलिए बाल वीक और ब्रिटल हो जाता है। तो जो भी स्ट्रेटनिंग कराते हैं वो कुछ समय बाद नोटिस करते हैं कि उनके बाल ज़्यादा टूटने लग गए हैं, और जितना फ्रीक्वेंटली आप ये स्ट्रेटनिंग कराएंगे उतना ही ज़्यादा अपने बालों को डैमेज करेंगे, और ये डैमेज इरिवर्सिबल भी हो सकता है। और लास्ट और सबसे नया, नैनोप्लास्टिया। तो नैनोप्लास्टिया है कुछ नैनो मॉलिक्यूल्स जो कि बालों के अंदर जाके उसे कंडीशनिंग देते हैं। तो नैनोप्लास्टिया इज समवेयर बिटवीन केराटिन एंड हेयर बोटॉक्स। ये बालों को स्मूथ करता है, शाइनी करता है, फ्रिजीनेस कम करता है और थोड़ा वॉल्यूम भी देता है बालों को। इन सब में से सिर्फ हेयर बोटॉक्स ही है जो कि लेस डैमेजिंग है। बाकी सभी में क्योंकि हीट जाती है कुछ केमिकल्स के साथ, इसलिए वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं बालों को। तो बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैं इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट रिकमेंड नहीं करूँगा। नहीं करेंगे सर। अब हम आते हैं हेयर कलरिंग पे। तो यहाँ एक ट्रेडिशनली जो चला आ रहा है मेहंदी लगाना, अब है डाई लगाना या मल्टीपल हेयर कलरिंग यूज़ करना, वैक्स यूज़ करना। ये सब चीज़ें कितनी सेफ है सर? देखिए, अगर सफ़ेद बाल हैं और आप उसको कंसील करना चाहते हैं तो कुछ तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा जी। पर इन सब में से सबसे ज़्यादा सेफ़ है मेहंदी, जो नॉर्मल हिना रहती है। उसका किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि उससे ब्लैक कलर नहीं आता, उससे थोड़ा ऑरेंज या ब्राउनिश कलर आता है। बट इट इज़ एक्चुअली एब्सोल्युटली सेफ फॉर योर हेयर। वो ना कोई हेयर फॉल बढ़ाती है, ना आपके बालों को ख़राब करती है। इनफैक्ट वो एक तरह के कंडीशनर का भी काम करती है। पर अगर हम बात करते हैं डाई की या काली मेहंदी की, काली मेहंदी इज़ नथिंग बट डाई मिक्सड विद मेहंदी, या हेयर कलर की, तो वो सब चीज़ें एक ही है। उनका सबसे पहला नुकसान है कि क्योंकि आप पूरे स्कैल्प में अप्लाई करते हैं हेयर कलर या हेयर डाई, तो इसमें एक ब्लीचिंग इफेक्ट होता है। इसके अंदर एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब भी वो आपके नॉर्मल बालों पे लगता है तो धीरे 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 उसको ब्लीच करता है, और उस ब्लीचिंग की वजह से आपके सफ़ेद बाल और इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो अगर जब तक पॉसिबल हो हम मेहंदी यूज़ करें, हेयर कलर अवॉइड करें। पर मान लीजिए आप हेयर कलर ही यूज़ करना चाहते हैं तो आपको जो हेयर कलर यूज़ करना है दैट शुड बी अमोनिया फ्री। अमोनिया अगर कलर में होगा तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं आपकी आंखों पे, इनफैक्ट आपके ब्रेन पे भी। तो हेयर कलर हो तो अमोनिया फ्री होना चाहिए। अगर मेहंदी यूज़ कर सकें तो वो बेस्ट है।
और कुछ पेशेंट्स में हमने देखा है कि उनको नॉर्मल हेयर कलर से एलर्जी भी होती है जी। उसके सबसे पहले सिम्टम्स होते हैं आपके सर में खुजली होने लगेगी, कईयों को इतना सीवियर रिएक्शन होता है उनके माथे और आंख पे सूजन आ जाती है, इतनी सूजन की आंखें बंद हो जाती है। उस केस में आपके पास ऑप्शन बचता है पीपीडी फ्री हेयर कलर का। कुछ ब्रांड्स हैं जो पीपीडी फ्री होती है, पीपीडी इज पैराफिनाइलिडाइमीन, जिसकी वजह से हेयर कलर से एलर्जी होती है। और एक बार मेरे पास पेशेंट आए थे जिन्होंने रेगुलरली बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया हुआ था। उनकी प्रॉब्लम थी कि हर थोड़े दिन में उनके आँखों के ऊपर और आँखों के नीचे रेडिश स्वेलिंग आ जाती है। वो कुछ दिन रहती है और फिर चली जाती है। वो कुछ मेडिसिन लेते हैं तो ठीक होता है और फिर वापस हो जाता है। जब हमने उसको और इन्वेस्टिगेट किया, कुछ टेस्ट कराए, तो पता चला कि उनको हेयर कलर से एलर्जी थी। और जैसे ही उन्होंने हेयर कलर यूज़ करना बंद किया वो परमानेंटली ठीक हो गई। एक बार एक पेशेंट मेरे पास आए थे, फीमेल पेशेंट, जो अपने बैग में एक बालों का गुच्छा लेके आए थे। उन्होंने अलग अलग उसमें नोट किया हुआ था कि ये बाल मेरे इतने दिन पे गिरे, ये बाल मेरे इतने दिन पे गिरे, और जैसे ही उनके बालों पे हाथ लगाते थे वो बाल और ज़्यादा गिरते थे। इस प्रॉब्लम को होते हुए उन्हें ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए थे और बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के उन्होंने लगभग 1 महीने पहले मिनॉक्सिडिल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, ये सोच के कि उनका हेयर फॉल इम्प्रूव हो जाएगा। बट ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। मिनॉक्सिडिल जब भी यूज़ करते हैं तो फर्स्ट मंथ में वो हेयर फॉल को ट्रिगर करता है। हेयर फॉल उनका जिस वजह से था वो वजह उन्होंने नोटिस ही नहीं की, क्योंकि उन्होंने किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट नहीं किया। 2 महीने पहले उन्हें सीवियर न्यूमोनाइटिस हुआ था, सीवियर इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से उन्हें 15 दिन के लिए आईसीयू में एडमिट रहना पड़ा था। और इस तरह की मेजर इलनेस के 2 महीने बाद हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। इस हेयर फॉल को उन्होंने मिनॉक्सिडिल लगा के और ज़्यादा एग्रेवेट कर दिया था। इस तरह की बीमारी में आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी जनरल हेल्थ का ध्यान रखना है, अच्छी डाइट लेनी है और स्ट्रेस नहीं लेना है। बिना किसी मेडिसिन के ये प्रॉब्लम अपने आप ही ठीक हो जाती है। सर, बहुत फ्रीक्वेंटली आजकल ये देखा जा रहा है कि अर्ली एज में भी हेयर का जो कलर है वो ग्रे हो जाता है, तो इसकी वजह क्या होती है और इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे कॉमन वजह अर्ली एज में ग्रेइंग होने की है जेनेटिक्स। अगर आपके पेरेंट्स के कम उम्र में बाल सफ़ेद हो गए हैं तो आपके भी चांसेस कम उम्र में सफ़ेद बाल होने के ज़्यादा हैं जी। पर इसके कुछ एग्रेवेटिंग फैक्टर्स भी हैं। सबसे पहला है डाइट। अगर आपकी अच्छी हेल्दी डाइट नहीं है तो आपके बाल कंपैरेटिवली जल्दी सफ़ेद होंगे। कुछ इस तरह की बीमारी जैसे कि थायराइड और अनकंट्रोल्ड थायराइड हो तो भी आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर या बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि हेयर कलर या हीट, वो भी बालों को असमय सफ़ेद कर सकती है। टिल डेट बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है इस चीज़ पे, बट कुछ कंक्लूसिव नहीं निकल पाया है। जेनेटिक्स डेफिनेटली आप अवॉइड नहीं कर सकते, बट अपनी डाइट कंट्रोल कर सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, बालों में एक्सेसिव हीट को अप्लाई करना अवॉइड कर सकते हैं, जिससे जल्दी बाल सफ़ेद ना हो। डॉक्टर साहब, हमने ये बहुत सारे सवाल जो हमारे पास में आए उन सब चीज़ों को हमने एक जगह आर्टिकुलेट किया और कुछ हमने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए वन वर्ड के लिए बनाए, तो हमारे व्यूअर्स को बहुत कम शब्दों में जवाब मिल जाएंगे। तो एक रैपिड फायर राउंड हम शुरू करते हैं सर। तो हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, आपको वन वर्ड में उसका जवाब देना है। सो हियर वी आर नाउ सर। हेयर बोटॉक्स या केराटिन, आप क्या चूज़ करेंगे? प्रेफरेबली तो कुछ भी नहीं है, अगर चूज़ करना ही है तो हेयर बोटॉक्स। ऑयल लगाना बेटर है या स्किप करना? डिपेंड्स कि आपकी स्कैल्प की कंडीशन कैसी है। अगर आपको ऑलरेडी ऑयली स्कैल्प है या डैंड्रफ प्रोन स्किन है तो ऑयल नहीं लगाना है, लेकिन अगर आपके बाल ड्राई हैं तो आपको हेड वॉश से 1 घंटा पहले ऑयल लगाना है, बट ओवरनाइट ऑयल कभी भी नहीं। ओके। हेयर फॉल में बिगर फैक्टर स्ट्रेस या जेनेटिक्स? जेनेटिक्स। हेयर केयर के लिए नेचुरल रेमेडीज या प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट? प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। सर, डेली शैम्पू सेफ है या अवॉइड करना चाहिए? अगेन डिपेंड्स। अगर आपकी ऑयली स्किन है या आपका इस तरह का काम है जिसमें बहुत स्वेटिंग या धूल मिट्टी है तो आपको रोज़ शैम्पू करना है, अदरवाइज ऑल्टरनेट डे या ट्वाइस इन अ वीक शैम्पू इज गुड इनफ। ओके। हीट स्टाइलिंग कंप्लीटली अवॉइड या थोड़ा मैनेज करके कर सकते हैं? कंप्लीटली अवॉइड। सर, मिनॉक्सिडिल रिकमेंड करते हैं या नहीं? डेफिनेटली रिकमेंडेड, बट यूज इट ओनली आफ्टर अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट एडवाइस। ओके। हेयर फॉल स्टार्ट होते ही ट्रीटमेंट या थोड़ा वेट करना बेटर है? हेयर फॉल के ट्रीटमेंट में टाइम एक ऐसा पार्ट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो वेट करना एक कीमती समय का नुकसान है। ओके सर। सप्लीमेंट्स की अगर हम बात करें सर, तो एक्चुअली ये हेल्पफुल हैं या मोस्टली ओवररेटेड है? ओवररेटेड। ओके सर, अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें तो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए या अर्ली कंसिडरेशन में आना चाहिए?
ऑलवेज लास्ट ऑप्शन। जब तक हम मेडिसिन से अपना हेयर फॉल मैनेज कर सकते हैं तब तक वो बेस्ट ट्रीटमेंट है। बट अगर आप उस स्टेज में हैं जहाँ पे दवाई काम नहीं करेगी, आप दवाइयों के साथ रेगुलर नहीं है, या अनफॉर्चुनेटली दवाई आप पे किसी भी तरह का साइड इफेक्ट दे रही है, तो उस केस में हेयर ट्रांसप्लांट वुड बी द ओनली ऑप्शन। सर, वी आर डन विद आवर रैपिड फायर राउंड। लास्ट में चलते चलते एक सवाल जहन में आ रहा है। इंडिया में हेयर को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा टास्क बनता जा रहा है। वेयरएज अगर हम फॉरेन की बात करें तो वहाँ पर हॉलीवुड के हीरोज़ जो हैं वो भी बॉल्ड होते हैं, कहीं कोई ऐसा हमें देखने को मिलता नहीं है। बट इंडिया में इस चीज़ को एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस तरीके से देखा जा रहा है। तो इसमें आपका क्या आपका क्या विचार रहेगा इस चीज़ में? देखिए, आपके बालों का काम है आपके फेस को फ्रेम करना। जी। बालों के रहने या नहीं रहने से आपकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हो सकता है आपके कॉन्फिडेंस पे कुछ फ़र्क पड़े। आपकी लुक्स आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं, क्योंकि लुक्स का ज़माना है। आप किसी को फेस करते हैं, कोई इंटरव्यू देते हैं, या आप जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया पे आप अपनी रील्स डाल रहे हैं, तो आपको अच्छा दिखना होता है, एक प्रेशर है। तो वो अच्छा दिखने का प्रेशर ही अच्छे बालों को मेंटेन रखने का प्रेशर है, जबकि ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है। आपको जैसे अपनी सेहत को अच्छा रखना है, अपने शरीर को अच्छा रखना है, उसी के साथ साथ बाल अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो आप अगर रोज़ नहाते हैं तो अपने बालों को रोज़ धो सकते हैं। आप रोज़ अच्छा खाना खाते हैं तो वो आपके बालों पे भी इफेक्ट देगा। अगर आप टाइमली सोएंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे, तो आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, तो आपके बाल भी अच्छे रहेंगे। तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, सोशल एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसा कि आपने बताया कि बॉलीवुड में हीरोज़ गंजे नहीं होते, मगर हॉलीवुड में गंजे हीरो भी होते हैं। जी। हमारे यहाँ अगर आपको याद हो तो बहुत पहले एक पिक्चर आई थी जिसमें था शाकाल। जी। वो पूरा गंजा था। बिल्कुल। तो बॉल्डनेस को हमारे यहाँ एक नेगेटिव रूप में देखा जाता है। सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है वो। बट अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं तो हेयर केयर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और बाल नहीं होने से भी आपकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप अपने बालों को मेंटेन रखना चाहते हैं तो बहुत बेसिक ध्यान रख के अपने बालों को इजीली मेंटेन कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान देंगे उतना ही आप उसको डैमेज करेंगे। कुल मिला के सर, मैं अगर अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँ तो हेल्दी बालों को मेंटेन करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट जितनी जल्दी हम अपनी कमज़ोरियों को जान लें और हम एक सही डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह से अगर दवाइयाँ और ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से ले लें तो वो हमारे हेयर को हेल्दी रखने के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो सर, इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने हमें बहुत कीमती समय दिया अपने बिजी शेड्यूल में से निकाल कर। सो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से पहले आपने हमें समर्थन दिया था, विश्वास जताया, उसी तरीके से आप वापस हमारे इस चैनल को लाइक करेंगे। सो आप हमें देखते रहिए, हमें हमारी सराहना करते रहिए हमारे प्रयत्नों के लिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच। थैंक यू।